इतिहास गवाह है कि अगर कोई दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर उस दुकान के सामने से कोई गुजरता है तो वो वहाँ पे थोड़े समय के लिए ही सही रुक के जाता है। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। मैंने जो ये बात बोला कि जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे लोग थोड़ा समय रुक के जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर वो खाने का दुकान है तो शायद वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए बहुत भीड़ है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो कपड़े का दुकान है या फिर कोई और दुकान है तो शायद वहाँ पे सस्ते में सामान मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है उसका मैं आप लोग का यूनिट 2 को टारगेट करने वाला हूँ। आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं। यूनिट 1 जो था मैंने ऑलरेडी इसका पूरा डिटेल लेक्चर दे दिया है। मेरे चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके रिवीजन सीरीज जब देखोगे तो आप लोग को तीनों वीडियो मिल जाएगा। यूनिट 1 का मैंने 3 वीडियो बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। वहाँ पे मैंने डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन किया है और साथ ही साथ इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। और आप लोग का जो ये यूनिट नंबर 2 है कंज्यूमर बिहेवियर, इसका भी नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दे दिया है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। सो लर्नर्स देखो, यूनिट 2 में हम लोग का सिलेबस क्या है। मैंने हमेशा से एक बात बोला है कि पढ़ाई करने के पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। ठीक है, देखो सिलेबस में आप लोग का है कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर, फिर आप लोग का इंपॉर्टेंस, फिर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन का प्रोसेस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी माना जाता है। फिर साथ ही साथ तुम लोग का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। फिर उसके बाद आप लोग का मार्केट सेगमेंटेशन है, जहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, बेसिस, फिर आप लोग का टारगेट मार्केट का सिलेक्शन, पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग का इंपॉर्टेंस और फिर उसका बेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप लोग के फाइनल्स के लिए। फिर आप लोग का लास्ट टॉपिक जो कि है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। आई होप आप लोग को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो पहले हम लोग आज यूनिट 2 के पार्ट 1 में आप लोग का कंज्यूमर बिहेवियर को टारगेट करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर का मतलब क्या है पहले इसको समझना पड़ेगा कि बिहेवियर क्या है। अगर डेफिनेशन देखे आप लोग या फिर गूगल सर्च करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि बिहेवियर का मतलब होता है द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर्स। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आप लोग को मैं एक स्टूडेंट कंसिडर कर रहा हूं। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ अलग से बिहेव करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अलग बिहेव करते हैं, फिर आप लोग के कॉलेज के टीचर्स से या फिर स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग हो तो वहाँ पे अलग से बिहेव करते हो। तो एक इंसान, सेम इंसान अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग बिहेवियर करता है। तो एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। ठीक है, तो बिहेवियर का मतलब हम लोग का क्लियर हो गया, द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट्स वनसेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर्स। ये एग्जाम में नहीं आएगा तो इतना तुम लोग चिंता मत करो, ये बस समझाने के लिए मैंने बोला है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली नोट्स पे आते हैं कि हम लोग का जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसका मतलब क्या है। ये देखो, मैंने ऑलरेडी ये नोट्स आप लोग का टेलीग्राम चैनल पे दिया है, आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके भी उससे कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सुनो, पहला बात है कि कंज्यूमर कौन होता है। एक एक चीज को समझेंगे, पूरा डिटेल में इससे जाएंगे कि कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, या फिर कौन होता है। देखो, डेफिनेशन है कि ए कंज्यूमर कैन बी डिफाइंड एज ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस हु परचेज और कंज्यूम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब जो एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, या फिर बोल सकते हो कि उस प्रोडक्ट को यूज करता है, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट है उसको खा रहा है या फिर यूज कर रहा है तो उसको कंज्यूमर बोलते हैं। वो एक पर्सन भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। मतलब सपोज अगर मैं बोलता हूं कि तुम लोग ने एक मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कि बाहुबली टूथपेस्ट, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में एग्जांपल दिया था कि बाहुबली टूथपेस्ट तुम लोग ने मार्केट पे लॉन्च किया। उस बाहुबली टूथपेस्ट को अगर कोई कंज्यूम करेगा तो वो तुम लोग का कंज्यूमर हो जाता है। अगर एक पर्सन से ज्यादा लोग कंज्यूम करे तो वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन जो तुम लोग का प्रोडक्ट को कंज्यूम करे वो तुम लोग के लिए कंज्यूमर्स है। थोड़ा और पढ़ते हैं, एक दो लाइन उसके लिए और पढ़ते हैं। देखो क्या है, दे बेसिकली आइडेंटिफाई ए नीड और डिजायर, सर्च फॉर ए प्रोडक्ट
to satisfy their need, buy the product and consume it to satisfy the need। मतलब बोलते हैं कि एक कंज्यूमर का नीड होता है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो लोग प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, जब वो मिल जाता है तो उसको कंज्यूम करते हैं। यही होता है हम लोग का कंज्यूमर का मतलब। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग को अभी कंज्यूमर का जो मीनिंग है वो आप लोग को कभी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे नहीं डालेगा। अभी बात है कि ये तो कंज्यूमर का मीनिंग हो गया सर, तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होगा? देखो कि यहाँ पे देखो, पहले स्टार्टिंग में मैंने कंज्यूमर्स का ही मीनिंग थोड़ा सा डाला है, उसके बाद देखो तुम लोग लास्ट 4 लाइन पे आओ। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ व्हाट कंज्यूमर्स बाय, व्हाई दे बाय, व्हेन दे बाय एंड फ्रॉम वेयर दे बाय, इन हाउ मच क्वांटिटी दे बाय, हाउ ऑफन दे बाय इट एंड हाउ ऑफन दे यूज इट। बहुत सारा हो गया, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि मैं नॉन स्टॉप जैसा तुम लोग के लिए बोल रहा हूं। सुनो, अभी बात है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है इन शॉर्ट कि कंज्यूमर क्या खरीदता है, कब खरीदता है, क्यों खरीदता है, कितना खरीदता है, या फिर कब कब खरीदता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंज्यूमर है, अपने बर्थडे के समय क्या करता है, हमेशा कपड़ा खरीदता है। तो उसका बाइंग पैटर्न हम लोग को पता चल गया कि वो हमेशा अपने बर्थडे के समय खरीदता है। अभी वो क्यों खरीदता है? क्योंकि उसका बर्थडे है बोल के खरीदता है। फिर रेगुलरली खरीदता है कि हर साल बर्थडे में खरीदता है? हाँ, तो ये उसका एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर हो गया, या फिर कंज्यूमर का एक बिहेवियर हो गया। फिर तुम लोग ने देखा होगा कि हम लोग कोई फेस्टिवल हो, आने से हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ये हम लोग का एक बिहेवियर है। उसी फुल प्रोसेस को हम लोग को कंज्यूमर बिहेवियर बोला जाता है। इन शॉर्ट क्या हो गया? कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी ऑफ व्हाट कंज्यूमर्स बाय, व्हाई दे बाय, व्हेन दे बाय एंड फ्रॉम वेयर दे बाय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आप लोग को कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अभी आप लोग का ये नोट्स पे मैंने नहीं दिया था, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि देखो क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या होता है। मैंने नेचर को याद करने के लिए एक ट्रिक ऑलरेडी मैंने PMR का जो यूनिट 1 है तब मैंने समझाया था कि नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक आने से हम लोग को आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है? अभी सुनो, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या होता है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में फीचर आता है तो भी आंसर सेम है। पहला है कि वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है, मैंने आप लोग को बोला, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि नहीं। सपोज 2 दोस्त हैं, ठीक है? एक दोस्त को रोड साइड स्टैंड में खाना पसंद है, ठीक है, टपरी में जाके चाय पीना पसंद है। और एक दोस्त है, उसको कहाँ पे जाना है, उसको स्टारबक्स में जाना है, वहाँ जाके कॉफ़ी पीना है, अलग ही एनवायरनमेंट में जाके चाय पीना है, चाय या कॉफ़ी जो भी होता है। तो बात ये है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो कस्टमर टू कस्टमर चेंज होता रहता है। एक पर्सन का बिहेवियर अलग होगा और एक कस्टमर का बिहेवियर अलग होगा। किसी को ब्लैक कलर बहुत पसंद आएगा, किसी को ब्लैक कलर से एलर्जी होगा। ये एक क्या होता है, ये एक नेचर है हम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर का, याद रखोगे। क्योंकि क्या होता है ना, किसी किसी का सोशल क्लास अलग होता है। जैसे हम लोग का पता है ना कि अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो भी है हम लोग का, ये जो हम लोग का डिवीजन होके रखा है, तो इसके कारण भी क्या होता है, हम लोग का कस्टमर टू कस्टमर हम लोग का बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है? हम लोग का लाइफस्टाइल अलग है, हम लोग का कल्चर अलग है, इसके कारण भी होता रहता है। फिर एक होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर का नेक्स्ट नेचर जो है वो होता है तुम लोग का वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। क्या होता है कि हम लोग के प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के कारण भी हम लोग का बिहेवियर अलग होता है। सब एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को चीनी चाहिए, ठीक है, शुगर खरीदना है, हम लोग सामने घर के सामने राशन की दुकान से ले आएंगे, राइट? लेकिन वही जगह पे अगर हम लोग को मान के चलो कि एक कपड़ा खरीदना है, बर्थडे के लिए एक ड्रेस खरीदना है, सुंदर सा, मतलब इंस्टाग्राम में फोटो डालना है सर, एस्थेटिक फोटो होना चाहिए, शो वाला कपड़ा नहीं चाहिए सर। हम लोग जाएंगे, बहुत सुंदर सा कपड़ा ऑनलाइन से लाएंगे या फिर रिटेल स्टोर से लेंगे, लेकिन सुंदर होना पड़ेगा। तो ये जो चीनी खरीदने के पहले तुम लोग ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, लेकिन ड्रेस खरीदने के पहले बहुत सोचा, तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग है ना। इसीलिए हम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर का नेक्स्ट नेचर जो है, मैंने जो बोला, ये क्या होता है, वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए बिहेवियर अलग है और एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग का बिहेवियर अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुम लोग का वेरीज अक्रॉस जियोग्राफिकल रीजन। क्या होता है कि सपोज कोई गांव में रह रहा है, ठीक है, रूरल एरिया में रह रहा है, और एक टाउन में रह रहे हैं, उनका जो बिहेवियर होगा उसका बिहेवियर अलग होगा, और जो टाउन में रह रहे हैं उनका बिहेवियर अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइफस्टाइल ही अलग है।
अगर तुम लोग गाँव में जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है। हम लोग से ऑलमोस्ट वो लोग 7-8 ईयर्स पीछे चल रहे हैं। नो डाउट आज के ज़माने में डिजिटलाइजेशन हुआ है, इंटरनेट आया है, लेकिन दुनिया में या फिर इंडिया में स्पेशली बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे अब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है, घर घर जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है। तो उनको जाके तुम लोग अगर ये स्टारबक्स का बात बोलोगे, अगर तुम लोग वहाँ जाके स्टारबक्स का बात बोलोगे तो वो तुम लोग को वही गैस में, वो जो चूल्हा में डाल के चाय पिला देंगे कि बोलेंगे ये स्टारबक्स है, यही पियो। उनके वहाँ पे ना रेस्टोरेंट है, ना फैंसी कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बाहर जाके खाना ही एक बड़ा बात है। ठीक है, घर में सब लोग खाते हैं। तो ये चीज़ क्या है ना, ये हम लोग के जियोग्राफिकल रीजन के कारण भी हम लोग के कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंशिएशन होता है, मतलब नेचर में डिफरेंस होता है। जो लोग गांव में रहते हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है या उनका जो एक परसेप्शन है वो टाउन के लोगों से थोड़ा डिफरेंट होगा। नेक्स्ट तुम लोग का जो कि है तुम लोग का वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज जो कस्टमर का बिहेवियर है वो कल नहीं भी हो सकता है। आज उसको गाड़ी चाहिए, कल गाड़ी नहीं भी चाहिए हो सकता है, क्योंकि हम लोग के टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आते रह रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को बाइक खरीदना था, ठीक है, फिर क्या हुआ, रिसेंटली क्या होगा, उसको खरीदना था, लेकिन इस बीच क्या हो गया कि पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया वगैरह वगैरह रीजंस के कारण। तब उसने देखा कि अच्छा अभी तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लेते हैं। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आया है, ये किस फैक्टर के लिए आया है, टाइम फैक्टर के लिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, हम लोग के टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आई होप आप लोग को नेचर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी है हम लोग का कि ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे नोट्स से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे नोट्स मैंने दिया है। जो टॉपिक है मैं अपने नोट से ही पढ़ाऊंगा तुम लोग को। देखो पॉइंट क्या है, तुम लोग का क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है, ये कंज्यूमर का जो जितना बिहेवियर होता है वो जानने से हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये अभी हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है तुम लोग का, देखो, प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स। प्रेडिक्ट करना मतलब क्या करना, पहले से ही सोचना कि अच्छा ये हो सकता है, ठीक है, एजम्पशंस लगाना। देखो क्या होगा, नोट्स में क्या लिखा है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी helps to indicate the change in market trends. A company can decide on a product strategy that will save the storing cost and marketing cost based on consumer behavior. इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। सपोज तुम लोग ने देखा होगा कि स्पेशली ओकेशंस में, दुर्गा पूजा में एक टाइम में एक नया ट्रेंड आता है। जैसे तुम लोग ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में एक्टर्स लोग पैरेलल पैंट्स पहनते थे, राइट। उसके बाद स्किनी जीन्स आ गया कि बॉडी के साथ पूरा अटैच वाला, फिर उसके बाद अभी फिर से पैरेलल पैंट्स आया है। ये जो मार्केट का ट्रेंड है, अगर हम लोग को पहले से ही पता हो जाएगा कि कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तुम लोग ने देखा होगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस या फिर एक्टर कुछ भी कपड़ा पहनते हैं, कुछ भी ट्रेंड को शुरू करते हैं तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम में देखना कि एक टाइप ऑफ कपड़ा आते रहता है, दुर्गा पूजा में देखना कि एक ही कपड़ा, एक ही टाइप का कपड़ा हर कोई पहन रहा है। स्पेशली लड़कियों के केस में तुम लोग ने देखा होगा कि कोई इन्फ्लुएंसर ने कोई एक कपड़ा पहन लिया, वो सबको अच्छा लगने लगा तो किसी कंपनी ने बना दिया तो वही ट्रेंड बन गया। ये क्या होगा, ये हम लोग के मार्केट के ट्रेंड को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। अगर हम लोग को कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहेगा एक प्रोडक्ट को लेके पहले से ही पता होगा तो हम लोग उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएंगे। अगर मार्केट में सपोज मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ कपड़े का, जो मार्केट में ट्रेंडिंग ही नहीं है, तो मैं उस हिसाब से प्रोडक्शन करूँगा, लगने से कम प्रोडक्शन करूँगा, सो दैट, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिकने नहीं वाला है। अगर मुझे पहले से ही पता होगा कि इस मार्केट में क्या है कि ये ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैं उस हिसाब से प्रोडक्शन को करूँगा। इज इट क्लियर? तो ये होता है पहला हम लोग का इंपॉर्टेंस, क्या होता है कि प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम लोग का फेसिंग कंपटीशन। ऑफ कोर्स देखो क्या लिखा है, द कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड मीट द कंपटीशन। ब्रांड कैन ऑफर कंपिटिटिव एडवांटेजेस बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स। अगर हम लोग के कंपटीशन में हम लोग को सर्वाइव करना है तो कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आया है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। और ये हम लोग कैसे देंगे,
कंज्यूमर्स के साथ टाइम टू टाइम टच में रह के देखना। तुम लोग ने ब्रांड तुम लोग को हमेशा से कुछ ना कुछ ऑफर्स देते हैं तो, या फिर लिंक सेंड करते हैं, वो लिंक में आप लोग क्लिक करते हो कि नहीं, वो भी एक एल्गोरिदम होता है। आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग कुछ प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो, यूट्यूब में जाके तुम लोग ने सर्च किया कि ये ड्रेस हॉल या फिर वगैरह वगैरह जो भी होता है, कि ये जो मार्केट में नया ड्रेस आया है उसके बारे में तुम लोग ने सर्च किया, उसके रिलेटेड तुम लोग को लिंक्स आते रहते हैं या फिर तुम लोग के इंस्टाग्राम में वो फ्लैश होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि एक जो कंपनी है जो दूर बैठा हुआ है, कहीं दूर मीलों दूर, उसको पता चल जाता है कि अच्छा इसको ब्लैक ड्रेस चाहिए, अच्छा इसको शेविंग क्रीम चाहिए, इसको ट्रिमर चाहिए, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को तुम्हारे फीड तक पहुंचाता है, राइट। तो अगर हम लोग को कंपटीशन में सरवाइव करना है तो कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, अगर हमको पता चल गया तो उस हिसाब से हम लोग कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे। अगर तुम लोग ने सोचा अच्छा मुझे आइसक्रीम चाहिए और उसी समय स्विगी का मैसेज ऊपर से पॉपअप हो गया कि ठंडे ठंडे आइसक्रीम को खा लो, आता रहता है ना आजकल, तो ये सब जो क्या होता है, ये तुम लोग के कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए तुम लोग को मदद करेगा। इज इट क्लियर? कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है तुम लोग को पता चल गया। इतना तो वैल्यू तुम लोग को लाइफ में किसी ने नहीं किया था। अभी तुम एज ए ब्रांड के लिए या फिर एज ए कंपनी के लिए कंज्यूमर अगर हो तो तुम्हारे बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट है, आज तुम लोग को पता चला होगा। ठीक है, जोक से पार्ट। अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या लिखा है देखो, बिजनेस फर्म्स कंसिस्टेंटली स्ट्राइव हार्ड to improve their success rate of their new products or ideas. Consumer behavior analysis is one of the most important ways to conduct a sound consumer analysis to innovate and develop new products as per needs and requirements of consumers. Of course, अगर consumer के behavior के बारे में हम लोग को पता चल गया कि मुझे पता है कि उसको ब्लैक ड्रेस चाहिए, उसको इस साइड में फटा हुआ चाहिए, या फिर इस साइड में उसको एक चेन चाहिए वगैरह वगैरह, या फिर उसमें यहाँ पे उसको एक बैच चाहिए, तो अगर मुझे पहले से ही पता हो जाएगा तो मैं उस हिसाब से एक नया प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूंगा तो वो लेगा कि नहीं। अगर मैंने बोला कि तुम लोग को सपोज एक बाइक पे तुम लोग को एक स्टिकर चाहिए, खरीदना है, लेकिन मार्केट में कोई नहीं बेच रहा है, लेकिन अगर तुमने एक ब्रांड को अप्रोच किया या फिर ब्रांड को बता के दिया कि तुमको ये चीज़ का नीड है और तुम्हारे जैसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो अगर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो बिकेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स बिकेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस से क्या होता है कि नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है वो अपने कंपनी को बेनिफिट देता है। इज दैट क्लियर? कि कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस करने से हम लोग के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स बिजनेस में हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था, मेरे चैनल पे भी तुम लोग को मिल जाएगा, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अगर बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हम लोग को पता चल जाता है तो उस हिसाब से हम लोग के कंपटीटर्स से आगे पहुंच जाएंगे, राइट। देखो क्या लिखा है, बाय कंडक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च बिजनेसेस कैन डिटेक्ट इमर्जिंग ट्रेंड्स, इवॉल्विंग प्रिफरेंसेस एंड अनटैप्ड मार्केट नीड्स, thereby enabling companies to spot new opportunities for products or services, enhance existing offerings and maintain a competitive edge in the market. Of course, अगर हम लोग ने क्या किया कि मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस किया तो हम लोगों को एक क्या एडवांटेज मिलेगा कि हम लोग को क्या ट्रेंड में चल रहा है ये पता चलेगा। फिर कौन सा एक अनटैप मार्केट है कि ये एक अनटैप मार्केट है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचता ही नहीं है, या फिर ये प्रोडक्ट लाइन में कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा से ये एग्जांपल देता हूँ कि ये जो तुम लोग का फूल ऐप था, तुम लोग का शार्क टैंक इंडिया में आया, किसी ने सोचा था क्या कि ऑनलाइन फूल भी डिलीवर हो सकता है? और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये जो एक अनटैप मार्केट था, अनऑर्गेनाइज मार्केट था, कि पहले जैसे मार्केट में जाके लोग खरीदते थे, उसको डिजिटलाइज कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हम लोग के बिजनेस में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है, इसमें हेल्प होता है। ये जस्ट एग्जांपल है। हम लोग के कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग अगर इसको कंसिडर करें तो हम लोग अगर कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग नए नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो एग्जिस्टिंग जो ऑफर्स देते हैं कंज्यूमर्स को, उससे बेटर वे में से उनको क्या कर सकते हैं, ऑफर्स दे सकते हैं। और उससे क्या होगा कि हम लोग के पास एक कॉम्पिटिटिव एज होगा हम लोग के कंपटीटर से। आई होप
आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ये हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा इंपॉर्टेंस या फिर बोल सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, तो तुम लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। इसके बाद देखो तुम लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हो ये टॉपिक, फिर तुम लोग का ये जो बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला देखो कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, या फिर बोल सकते हो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर जब खरीदता है, ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है वो कैसे शुरू होता है और कैसे एंड होता है, यही आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो पहला देखो कि ये जो हम लोग आंसर लिखेंगे ना, इसको हम लोग सिमिलर वे से हम लोग को क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ या फिर बोल सकते हो डायग्राम, जो भी है, तो ये आप लोग को बनाना ही बनाना है। जैसे मैंने बनाया, देखो पहले क्या है कि नीड रिकॉग्निशन होता है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च होता है, फिर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होता है, फिर परचेज डिसीजन होता है, फिर आप लोग का जो लास्ट वाला है जो कि है पोस्ट परचेज बिहेवियर। एक प्रोसेस होता है, तो आप लोग इसको उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते कि पहले इंफॉर्मेशन लिख दिया, फिर नीड लिख दिया, फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर आ गया, तो नहीं चलेगा। मैंने जैसा ये डायग्राम को बनाया है या फिर इसका जो सीक्वेंस है, आप लोग को यही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक, तो अभी देखो पहला पॉइंट क्या है कि नीड रिकॉग्निशन। पहले हम लोग अपने नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। इस कभी कभार कोई बुक में आप लोग को नीड आइडेंटिफिकेशन भी पॉइंट मिल सकता है, तो दोनों ही करेक्ट है। पहला पॉइंट है तुम लोगों का नीड रिकॉग्निशन। पहले हम लोग अपने नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो क्या लिखा है, द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस इज इनिशिएटेड व्हेन द कंज्यूमर आइडेंटिफाइज ए प्रॉब्लम और नीड दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, full stop. Problem arises when there is a difference between the desired need and the actual state of affairs. मतलब क्या है सुनो, तो हम लोग का ये जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, कंज्यूमर जो कुछ खरीदता है वो क्यों खरीदता है, ये कैसे शुरू होता है कि पहले वो देखता है उसको नीड है कि नहीं। अगर सपोज मैंने बोला कि आप लोग को प्यास लगा है, तो आपको किसी ने पानी दे दिया, उस प्यास को क्या हुआ कि आप लोग ने पानी को पिया, उसके बाद क्या हुआ, आप लोग सेटिस्फाइड फील कर गए, तो हो गया। लेकिन बात यह है कि सपोज आप लोग ने क्या किया कि एक कपड़ा खरीदने गए और आप लोग को सपोज एक डिज़ाइन पसंद आया लेकिन उसका कलर पसंद नहीं आया। किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन पसंद आया तो कलर पसंद नहीं आया, कलर पसंद आने से डिज़ाइन पसंद नहीं होता है, डिज़ाइन पसंद आने से कलर पसंद नहीं आता है। तो अगर आप लोग का कोई नीड अराइज होता है, उसी समय से आप लोग का ये कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग या फिर कंज्यूमर बाइंग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वहाँ से वो शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपको कोई नीड है ही नहीं, आपको कुछ खरीदना है ही नहीं, तो ये कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या करोगे उसका, राइट। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि नीड को आइडेंटिफाई करना। अभी नीड क्यों होगा कि सपोज कुछ आपका एक एक्सपेक्टेशन है और आपको जो मिला है उसमें एक गैप है, राइट। आपको ब्लैक कपड़ा चाहिए था एक डिजाइन में, सपोज एक वी नेक का आप लोग को एक ड्रेस चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप लोग जब गए खरीदने, आपको ब्लैक ड्रेस मिला लेकिन राउंड नेक का मिला। तो आपकी एक्सपेक्टेशन और आपके जो प्रेजेंट जो आप लोग ने खरीदा उसमें एक गैप है कि नहीं। तब से आप लोग का क्या हुआ कि एक नीड रिकॉग्नाइज हो गया कि अगर कभी ब्लैक ड्रेस वी नेक पे मिलता है तो मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी, ठीक है। ड्रेस ऑफकोर्स लड़कियों के लिए होगा। तो ये चीज़ क्या होता है, तो वहाँ से आप लोग का कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस शुरू हो जाता है। पहला चीज़ क्या है, मैंने क्या बोला, आप लोग का नीड रिकॉग्निशन। आई होप आप लोग को ये याद रहेगा, ठीक है। इसका सेकेंड पैराग्राफ भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो क्या है, नीड रिकॉग्निशन रेफर्स टू द अवेयरनेस ऑफ ए डिमांड, ए डिजायर और ए कंजम्पशन प्रॉब्लम। इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड द कंज्यूमर फील्स रेस्टलेस एंड टेंस्ड। ऑफकोर्स अगर तुमको कुछ नीड हो गया कि नहीं सर मुझे ब्लैक ड्रेस वी नेक में ही चाहिए, तो नहीं होगा, आपको टेंशन हो रहा है, बर्थडे में पहनना है, दिस वगैरह वगैरह, तो इससे आप लोग को टेंशन भी होता है। ये नॉर्मल बात है, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। सेकेंड पॉइंट देखो कि जब आप लोग को पता चल गया कि आपका ये जो नीड है, नीड आइडेंटिफाई आप लोग ने कर लिया कि वी नेक का आपको ड्रेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसके साथ साथ इसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करोगे कि कौन सा कंपनी है या फिर कौन सा ब्रांड है या फिर कौन सा दुकान है जहां पे मुझे ये वी नेक का ब्लैक ड्रेस मिल जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा कि इंटरेस्टेड कंज्यूमर विल ट्राई टू सीक इंफॉर्मेशन। नाउ he will read newspapers and magazines, watch television, visit showroom or dealer, contact salesmen, discuss with friends and relatives, and try
ऑल द पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आपको पता चल गया कि वी नेक ड्रेस आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप पूरा पागल हो जाओगे। आप रिलेटिव्स को पूछोगे, दुकानदार को पूछोगे, सेल्स पर्सन को पूछोगे, टीवी देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, आप लोग एड देखोगे, एडवर्टाइजमेंट देखोगे कि कौन सा कंपनी है कि वो आपको वी नेक का ड्रेस देगा। क्योंकि आप लोग रेस्टलेस हो जाते हो ना कि एक नीड हो गया है, आप लोग को ये चाहिए ही चाहिए। तो ये जो चीज़ होता है, इसमें क्या होता है, इस पॉइंट पे जब आप लोग को नीड आइडेंटिफाई हो गया, इस पॉइंट पे आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो कि कहाँ पे आप लोग का ये वी नेक ड्रेस मिलेगा। यही प्रोसेस में क्या होता है, यही स्टेप में आप लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। मैंने क्या बोला, बस इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। ये पॉइंट आप याद रखना। देखो आप लोग ये चीज़ भी कर सकते हो, ये चीज़ भी लिख सकते हो, तो आंसर बहुत अच्छा होगा कि मोस्टली द कंज्यूमर कैन ट्राई वन और मोर फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप लोग इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हो, पर्सनल सोर्सेस जैसे आप लोग के रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उन लोग से कलेक्ट कर सकते हो, या फिर कॉमर्शियल सोर्सेस, एग्जीबिशन में जाओगे, ट्रेड शो में जाओगे, डीलर्स के पास जाओगे, सेल्समैन के पास जाओगे, ये कॉमर्शियल सोर्सेस हो गया। उनको जाके बोलोगे कि मुझे ब्लैक ड्रेस चाहिए, चाहिए तो चाहिए ही। इज इट क्लियर? उसके बाद तुम लोग का क्या है, नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग का पब्लिक सोर्सेस। पब्लिक सोर्सेस में क्या है, आप लोग का मास मीडिया, रेडियो टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सिनेमा एक्सेट्रा। मतलब आप लोग हर एक सोर्स में ढूंढोगे कि आप लोग को वो ड्रेस कहाँ से मिलेगा। इज इट क्लियर? ये 3 सोर्स होता है मेनली। तो इसमें आप लोग का इन्फॉर्मेशन सर्च पे आप लोग क्या करते हो, नीड आइडेंटिफाई होने के बाद आप लोग डिफरेंट सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो आप लोग के नीड के बारे में। इज इट क्लियर? के बाद होता है कि आप लोग ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, आप लोग अभी देखोगे कि कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स मिले। सपोज एग्जांपल, आपके एक फ्रेंड ने बोला कि उस दुकान में 2 किलोमीटर दूर एक दुकान में ये मिलता है। आप लोग ने टीवी में देखा, टीवी में एक कंपनी है जो आप लोग को ऐड दिखा रहा था कि वी नेक ड्रेस मिलेगा। ठीक है, आप सेल्स पर्सन को भी कांटेक्ट किया था, वो सेल्स पर्सन ने आपको फोन करके बोला कि आपको दीदी या फिर बहन जो भी बोला, या बहन जी जो भी बोला है कि आपका ये वी नेक ड्रेस मिल गया, आप लोग इतना परेशान मत हो, मुझे एक मिल गया है, मैं ऑर्डर करके रख दूं कि आपके लिए, मुझे मिल गया आपके साइज का। ठीक है, एक्सएल, एस, जो भी वगैरह वगैरह साइज है वो आपको मिल गया है। आप लोग अभी मत बोला कि सर एक्सेल बोल दिया, मेरा तो फिगर सर एस है। तो जो भी है, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बोला है। ठीक है, थोड़ा मस्ती मजाक होना चाहिए पढ़ाई में भी। तो सुनो, तो इसमें क्या होता है, देखो पॉइंट को पढ़ो, तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। इन द फॉर्मर स्टेज द कंज्यूमर हैज कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मर मतलब इसके पहले वाला स्टेज में, इन्फॉर्मेशन स्टेज में क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। देखो क्या लिखा है, इन द फॉर्मर स्टेज द कंज्यूमर हैज कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन ब्रांड्स, नाउ ही अंडरगोज इवैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स। इस स्टेज में तुम लोग इवैल्यूएट करोगे, मतलब हर एक ब्रांड को देखोगे। अच्छा, घर के सामने वाला दुकान में मिल रहा है, लेकिन ये तो मीशो वाला प्रोडक्ट है, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। ठीक है, या फिर सेल्स पर्सन ने जो भेजा है उसका कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। हर एक फैक्टर को कंसिडर करोगे। देखो क्या लिखा है आगे, ही कैनॉट बाय ऑल ऑफ देम। ऑफकोर्स तुम तीनों थोड़ी खरीद लोगे, घर के सामने वाला भी एक वी नेक में ड्रेस बेच रहा है, तुमको ऑनलाइन से भी एक वी नेक ड्रेस मिल जा रहा है, सेल्स पर्सन खड़ा हुआ है कि तुमको बेच दे वो प्रोडक्ट को। तो हर एक प्रोडक्ट तो नहीं ले सकते, तुम एक ही प्रोडक्ट लोगे, एक ही तो ड्रेस लोगे कि नहीं। तो देखो क्या लिखा है, नॉर्मली ही सेलेक्ट्स, यहाँ पे हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से शी होना चाहिए, जो भी है। देखो, नॉर्मली ही सेलेक्ट्स द बेस्ट वन, द ब्रांड दैट ऑफर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हियर ही इवैल्यूएट्स कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स टू जज विच वन इज द बेस्ट एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव। ऑफ कोर्स ये जो 3 ऑप्शन आपके सामने खुला है, तो आप लोग क्या करोगे, इन तीनों ऑप्शन से जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो आपको बेस्ट प्रोडक्ट देगा और साथ ही साथ प्राइस भी आप लोग को कम में मिलेगा, तो उसी ब्रांड को आप लोग सेलेक्ट करोगे। मतलब इवैल्यूएशन में आप लोग का प्राइस भी हो सकता है, बेनिफिट्स भी हो सकता है, क्वालिटीज भी हो सकता है। देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग क्राइटेरिया आर कंसिडर्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। ये जो ऑल्टरनेटिव आपको 3 ऑप्शन मिला है, इसमें आप लोग क्या क्या कंसिडर करोगे। देखो क्या लिखा है, बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द ब्रांड्स, क्वालिटीज, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, परफॉर्मेंस, प्राइस चार्ज बाय वेरियस ब्रांड्स। ऑफ कोर्स अभी तुम लोग अंबानी तो हो नहीं कि सर वी नेक का ड्रेस हम लोग को 1 लाख रुपए में मिल रहा है, एक्सपेंसिव ब्रांड भी है, वहाँ पे मिला है, लेकिन एट द एंड हम लोग का रेंज औकात जो है उसके हिसाब से हम लोग खरीदेंगे। तो इसी कारण से इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में हम लोग हर एक फैक्टर को देख के कंसीडर करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है तुम लोग का 4th पॉइंट। ये एक प्रोसेस है, याद रखना, ठीक है।
परचेज डिसीजन। इसमें क्या होता है देखो, दिस इज द स्टेज वेयर कंज्यूमर्स प्रीफर वन द मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड out of several brands, simply the most attractive brand that can offer more benefits in relation to price paid is selected by comparing one brand with others। इसका मतलब क्या है कि पहले पॉइंट में सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर किया, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन किया कि देखा कौन सा अच्छा है क्या नहीं, और फोर्थ स्टेज पे आके हम लोग ने डिसीजन लिया कि मुझे यही सेल्स पर्सन से लेना है, ये जो इतना कष्ट करके कहाँ से लाया है इसको ही लेंगे, क्योंकि ये कम दाम में भी दे रहा है, ये बुड़बक है ना क्या है पता नहीं, मुझे 2000 में या फिर 1000 रुपये में ये ड्रेस मिल जा रहा है, मुझे तो दूसरे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में 4000 5000 दिखा रहा था। टीवी वाला ब्रांड तो और भी एक्सपेंसिव है, इन्फ्लुएंसर वाला एग्जाम्पल जो था उसमें तो और एक्सपेंसिव है, ये तो हम लोग नहीं खरीद सकते ना बाबा ना सर, इतना एक्सपेंसिव नहीं खरीदेंगे। ये जो सेल्स पर्सन है, ये जो वी नेक का ड्रेस जो 2000 में लाया सर ले लेते हैं, यही बेस्ट होगा, क्योंकि दाम के हिसाब से भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है और ब्रांड भी अच्छा है। तो इसी स्टेज में हम लोग परचेज डिसीजन को लेते हैं। इसके पहले हम लोग इवैल्यूएट करते हैं और इस स्टेज में आके हम लोग इसको परचेज करते हैं। आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो, खरीद लिया, इसके बाद क्या है सर, इसके बाद भी कुछ होता है क्या? ऑफकोर्स होता है बेटा, सुनो क्या होता है। लास्ट पॉइंट होता है कि पोस्ट परचेज बिहेवियर। ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं, मतलब क्या होता है कि पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीदने के बाद का बिहेवियर कैसा होता है। देखो अभी तुम लोग ने जो सेल्स पर्सन से खरीदा है, अगर धोने के बाद ये वी नेक का ड्रेस जब राउंड नेक का ड्रेस हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो देखो क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द बिहेवियर ऑफ ए बायर आफ्टर द एक्चुअल कंज्यूमशन ऑफ परचेज प्रोडक्ट। पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस इज ए फीडबैक स्टेज which may be a set of positive or negative feelings about the product. At this stage, buyers compare the actual performance with the expectation. Positive feelings lead to satisfaction, which will result in repeat purchases, and negative feelings create dissatisfaction, which will ultimately decrease future purchases. Exactly, एग्जाम्पल देता हूँ। तुम लोग ने वी नेक का ड्रेस लिया, ठीक है, कि सर 2000 में मिला है, इतना अच्छा इतना सुंदर, फोटो तो क्या मस्त आया सर, लाइक्स भी 200-300 आ गए, बहुत खुश हो, रील भी वायरल हो गया सर, 2000 व्यूज आ गए। अभी बात यह है कि एक बार धोने के बाद वो कपड़ा ब्लैक ड्रेस से ग्रे कलर का ड्रेस अगर हो गया, क्या तुम फिर से वही सेल्समैन से कभी भी फ्यूचर में खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि एक बार खरीदने के बाद अगर तुम लोग उस प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड हो जाओगे तो तुम लोग फ्यूचर में नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर उसका उल्टा, कि तुम लोग ने ये ड्रेस खरीदा, खरीदने के बाद पहना, बर्थडे में पहना, उसके बाद तुम्हारे छोटे बहन ने भी पहना, उसके छोटे बहन ने भी पहना, तो तुमको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि सर दुनिया इधर का उधर हो जाए, मैं हमेशा जो भी ड्रेस चाहिए होगा तो मैं उसी से लूँगा, चाहे मेरे लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो, या फिर मेरे पोता पोती के लिए हो। क्योंकि एक बार लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, तो उसी दुकान से परचेज करते हैं। तुम लोग ने देखा होगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे घर के आजू बाजू के पड़ोस वाले दुकान से ही हमेशा रिपीट ऑर्डर्स करते हैं। कोई एक दुकान तो होगा जहां से वो लोग हमेशा परचेज करते हैं, देखना, चाहे वो कपड़ा हो, राशन हो, जूता हो, क्योंकि एक ब्रांड के प्रति क्या होता है, एक लॉयल्टी आ जाता है और एक गुडविल के कारण भी ये आ जाता है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं चाहता था कि और एक टॉपिक जो छोटा मोटा है, छोटा मोटा नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ये मुझे पढ़ाना था, लेकिन ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम लोग इसको सेकेंड पार्ट में समझ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका जो जितना भी टॉपिक है, ये जो मैंने समझाया है, इसको अच्छे से पढ़ो। नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दिया है, आप लोग को कोई कष्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग को कोई कष्ट नहीं करना है, जो चम्मच से मैं खिला रहा हूँ उसको खाना है और एग्जाम में जाके उसको अच्छे से लिख के आना है। इसके पार्ट 2 में मैं आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन को करवाने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट है जिन्होंने यूनिट 1 को नहीं देखा है, उसका ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट मतलब 3 वीडियोस दिया है, वो वीडियो देख के जाना ही जाना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा जो इतना भी थोड़ा सा एफर्ट जो मैं दे रहा हूँ, उसके लिए आप लोग एक कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के जाइए, या फिर वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो इससे मुझे क्या होता है, मुझे भी थोड़ा सा मेरे बिहेवियर जो है मैंने जो समझाया है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो आशा करता हूँ नेक्स्ट कक्षा में हम लोग जल्दी मिलेंगे। कक्षा में आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।